क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी उम्र की कमाई, अपनी सारी संपत्ति वसीयत बनाकर किसी एक इंसान के नाम कर सकता है और अपने ही सगे परिवार वालों को एक फूटी कौड़ी भी न दे? क्या हमारा कानून इस बात की इजाजत देता है, या फिर मरने के बाद नाराज परिवार वाले कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उस वसीयत को रद्दी का कागज साबित कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर मोहल्ले में कभी न कभी उठता जरूर है। चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं और कानून की असली दुनिया में चलते हैं। बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जीबी लीगल माइंड्स, जहां हम आपको सही सोच, तेज बहस और मजबूत रणनीति के साथ सिस्टम का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही काम की होने वाली है। हाँ, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे कागज की जो अगर सही से बन जाए तो घर का तारणहार है, और गलत बन जाए तो घर में महाभारत करा देता है। मेरा मतलब है, आज बात हो रही है वसीयत यानी विल की। हम समझेंगे कि क्या सच में सारी जायदाद किसी एक को दी जा सकती है, अलग अलग धर्मों में इसके क्या नियम है, 2025 के नए कानून ने इसे कैसे आसान बना दिया है, और अगर वसीयत बनवानी ही है तो उसमें कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। देखिए, अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए ना, तो लखनऊ हो, रायबरेली हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, अदालतों में जाने पर साफ दिखता है कि संपत्ति के विवाद कैसे परिवारों को दीमक की तरह खा रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा है कि पीढ़ियों तक केस चलते रहते हैं। बिल्कुल। एक पीढ़ी मुकदमा शुरू करती है और दूसरी पीढ़ी उसे लड़ती रहती है। सालों तक संपत्तियां विवादों में उलझी रहती हैं, बैंक अकाउंट फ्रीज पड़े रहते हैं, और भाई बहनों के बीच तो ऐसी दुश्मनी हो जाती है जो कभी खत्म ही नहीं होती। और ये सब सिर्फ एक कागज की कमी की वजह से होता है। जी, सही कानूनी सोच और एक पक्के दस्तावेज से ना इस पूरी परेशानी को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो चलिए इसी जमीनी हकीकत से शुरुआत करते हैं। अक्सर हर मोहल्ले या गांव में ऐसी स्थिति देखने को मिल जाती है कि घर में 4 बच्चे हैं, जिनमें से 3 तो बाहर शहर में बस गए हैं और एक बच्चा अपने माता पिता के बुढ़ापे में उनकी देखभाल कर रहा है। हाँ, ये तो हर दूसरे घर की कहानी है ना? ऐसे में माता पिता अक्सर सोचते हैं कि भाई अपना घर और संपत्ति उसी एक बच्चे के नाम कर दें जिसने उनकी सेवा की है। लेकिन जैसे ही वे दुनिया से जाते हैं, जो बच्चे सालों से मिलने नहीं आए थे, वो अचानक संपत्ति में हिस्सा मांगने आ धमकते हैं। ये बहुत ही आम स्थिति है। देखिए, वसीयत बनाई ही इसलिए जाती है ताकि संपत्ति उस इंसान तक पहुंचे जिसे असल में उसका हकदार माना गया हो, ताकि उसे बाद में दर-दर की ठोकरें न खानी पड़ें। सही बात है। लेकिन विवाद वहीं से शुरू होता है जब बाकी वारिस कोर्ट पहुंच जाते हैं। वो सीधे तौर पर उस वसीयत को ही चुनौती दे देते हैं। मतलब वो कहते हैं कि वसीयत ही गलत है। हाँ, बिल्कुल। कोई कहता है कि पिताजी की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, कोई दावा करता है कि किसी ने लालच देकर या डरा धमकाकर दस्तखत करवा लिए हैं, या फिर कागज ही पूरी तरह से फर्जी है। अरे बाप रे, ये तो वही बात हो गई कि जमीन खरीदी किसी और ने, ईंट गारा किसी और ने जोड़ा, और कब्जे को लेकर मोहल्ले में रोज लाठियां चल रही हैं। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। अच्छा, 1 मिनट यहाँ थोड़ा रुकते हैं। लोग अक्सर चौपालों पर बड़े ताव में कहते हैं, जमीन मेरी तो नियम भी मेरे। क्या सच में कोई अपनी पूरी मर्जी चला सकता है? क्या कानून वाकई इतनी छूट देता है कि इंसान अपनी सारी चीजें उठाकर किसी एक को दे दे और अपने ही खून के रिश्तों को ठेंगा दिखा दे? देखिए, कानून की असली दुनिया ना भावनाओं पर नहीं, बल्कि कुछ तय सिद्धांतों पर चलती है। इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। अच्छा, तो फिर किस पर निर्भर करता है ये? इंसान की मर्जी इस बात पर निर्भर करती है कि वो किस धर्म से आता है और उसकी संपत्ति किस प्रकार की है। भारत में संपत्ति के बंटवारे को लेकर ना हर समुदाय के लिए एक ही नियम लागू नहीं होता। मतलब धर्म और जमीन के प्रकार के हिसाब से तय होगा कि मैं अपनी संपत्ति किसे दे सकती हूँ। जरा इस चीज को आसान भाषा में समझाइए हमारे लिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वालों से। इनके लिए कानून में संपत्ति को मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहली, खुद की कमाई हुई संपत्ति, और दूसरी, पुश्तैनी संपत्ति। खुद की कमाई मतलब जो मैंने अपनी नौकरी या बिजनेस से खरीदी है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर संपत्ति खुद की मेहनत से कमाई गई है तो इंसान को पूरी आज़ादी है। वो उसे अपनी पत्नी, किसी एक बेटे, बेटी, अपने किसी दोस्त या किसी बिल्कुल अनजान इंसान को भी दे सकता है। एक सेकंड, क्या ये बात सचमुच इतनी पक्की है? मान लीजिए किसी इंसान के छोटे छोटे बच्चे हैं और वो अपनी जीवन भर की कमाई किसी ट्रस्ट या अनजान इंसान के नाम कर देता है, क्या कोर्ट इंसानियत के नाते बीच में नहीं आएगा? सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन वसीयत की स्वतंत्रता का नियम यही है।
खुद की कमाई हुई संपत्ति पर इंसान का पूरा एकाधिकार होता है। तो क्या वो बच्चे सड़क पर आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे नाबालिग हैं या पत्नी बेसहारा हैं तो वो भरण पोषण यानी मेंटेनेंस के लिए अलग से कानूनी दावा कर सकते हैं। लेकिन वसीयत को सिर्फ इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसमें परिवार वालों को हिस्सा नहीं मिला। कोर्ट बनाने वाले की अंतिम इच्छा का सम्मान करता है। समझ गई। और पुश्तैनी संपत्ति के मामले में क्या नियम है? जैसे वो दादा परदादा के जमाने से जो खेती की जमीन या हवेलियां चली आ रही होती हैं गांव में। पुश्तैनी संपत्ति का नियम बिल्कुल अलग है। यहाँ हिंदू कानून जन्म से अधिकार के सिद्धांत पर काम करता है, जिसे कानूनी भाषा में कोपार्सनरी कहते हैं। जन्म से अधिकार मतलब पैदा होते ही हिस्सा पक्का। एकदम सही। अगर संपत्ति पुश्तैनी है तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ अपना हिस्सा ही वसीयत में किसी को दे सकते हैं। पूरी पुश्तैनी जमीन की वसीयत कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें परिवार के बाकी वारिसों का भी जन्म से ही बराबर का हक बन जाता है। अच्छा, तो पुश्तैनी जमीन को हम एक जॉइंट बैंक अकाउंट की तरह समझ सकते हैं जिसमें कई लोग हिस्सेदार हैं। हाँ, आप सिर्फ उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जो आपके हिस्से का है। पूरा अकाउंट का पैसा आप अपनी मर्जी से किसी एक को नहीं सौंप सकते। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। खुद की कमाई के लिए आज़ादी है, लेकिन खानदानी जमीन में मनमानी नहीं चलेगी। ये तो बहुत काम की जानकारी है। क्या मुस्लिम कानून में भी यही व्यवस्था है? नहीं, मुस्लिम कानून यानी शरीयत में वसीयत के नियम एक अलग ही सोच पर आधारित हैं। वहां कोई व्यक्ति वसीयत के जरिए अपनी संपत्ति का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही अपनी मर्जी से किसी को दे सकता है। सिर्फ 1/3 हिस्सा मतलब 1/3? ऐसा क्यों? जी हाँ, सिर्फ 1/3। तो बाकी के 2/3 हिस्से का क्या होता है फिर? बाकी का 2/3 हिस्सा कानूनी वारिसों में, जैसे पत्नी, बच्चे और माता पिता में, शरीयत के नियमों के हिसाब से अनिवार्य रूप से बंटता है। इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे की सोच बहुत ही साफ है। इसका मुख्य उद्देश्य ये पक्का करना है कि संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में ना सिमट जाए और परिवार के जो आश्रित सदस्य हैं वो अचानक बेघर या बेसहारा ना हो जाएं। परिवार की आर्थिक सुरक्षा को ना इंसान की व्यक्तिगत मर्जी से ऊपर रखा गया है। मतलब वहाँ परिवार की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कोई इंसान सच में अपनी पूरी की पूरी संपत्ति किसी एक ही व्यक्ति को देना चाहे तो क्या कोई कानूनी रास्ता बचता है? हाँ, एक रास्ता है। अगर कोई 1/3 से ज्यादा संपत्ति की वसीयत करना चाहता है तो उसे अपने सभी कानूनी वारिसों की लिखित सहमति लेनी होगी। मतलब जब तक सब राजी ना हो तब तक नहीं कर सकते। सही कहा। जब तक वे सभी वारिस अपनी खुशी से अपना हक छोड़ने को तैयार ना हो तब तक पूरी संपत्ति की वसीयत नहीं की जा सकती। बहुत ही दिलचस्प व्यवस्था है ये तो। और ईसाई या पारसी समुदाय के लिए वसीयत के क्या नियम है? भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के तहत ईसाई और पारसी समुदाय को भी खुद की कमाई हुई संपत्ति के मामले में हिंदुओं की तरह ही पूरी आजादी दी गई है। वे अपनी इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति किसी को भी दे सकते हैं। चलिए, ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि कानून किस हद तक आपको अपनी संपत्ति बांटने का हक देता है। जी। लेकिन असली लफड़ा तो तब शुरू होता है जब ये अधिकार एक कागज पर उतारे जाते हैं। कागज कच्चा होने की वजह से ही तो मोहल्ले में लाठियां चलती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कागज पक्का होना चाहिए। तो अब ये बताइए कि इस वसीयत को पक्का और कानूनी कैसे बनाया जाता है? कागज पर ऐसा क्या लिखना जरूरी है जो उसे लोहे की लकीर बना दे? सबसे बुनियादी बात, वसीयत हमेशा लिखित होनी चाहिए। कुछ विशेष सैन्य परिस्थितियों को छोड़कर जुबानी बातों की कानून में कोई जगह नहीं है। मतलब वो फिल्मों वाला डायलॉग नहीं चलेगा कि मरते वक्त बाबूजी ने मेरे कान में कहा था कि सब कुछ तुम्हारा है। हाँ, बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ फिल्मों में होता है। दस्तावेज में बिल्कुल साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए कि मैं अपनी मौत के बाद अपनी अमुक संपत्ति इस इंसान को दे रहा हूं। इसमें कोई गोलमोल या भावुक बातें नहीं होनी चाहिए। साफ साफ जानकारी होनी चाहिए मतलब। हाँ, संपत्ति का पूरा ब्यौरा, जैसे जमीन का खसरा खतौनी नंबर, चौहद्दी, बैंक अकाउंट नंबर और घर का पूरा पता, ये सब स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए। और इसे बनाने वाले के लिए क्या शर्तें हैं? कोई भी बना सकता है? जो व्यक्ति वसीयत बना रहा है उसकी उम्र 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और वो शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। वो नशे में या किसी ऐसी बीमारी के प्रभाव में नहीं होना चाहिए जहां उसे ये समझ ही ना आए कि वो किस कागज पर दस्तखत कर रहा है। लेकिन पता है, जो चीज वसीयत को सबसे ज्यादा कानूनी मान्यता दिलाती है वो क्या है? क्या? गवाहों की मौजूदगी। कम से कम 2 गवाह होने चाहिए जिनके सामने वसीयत पर दस्तखत किए गए हों। गवाहों की बात पर ना मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। मान लीजिए मेरे पिता मेरे नाम पर घर की वसीयत कर रहे हैं और मैं खुद ही उस कागज पर गवाह के रूप में दस्तखत कर दूं।
क्या ये कानूनी रूप से सही माना जाएगा? अरे नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होगी। कानून में इसे सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाता है। नियम यह है कि वसीयत का गवाह वो व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे उस वसीयत से कोई फायदा मिल रहा हो। ये तो वही बात हो गई ना कि कोई मैच भी खुद खेल रहा है और एम्पायर भी खुद ही बन बैठा है। हाँ बिल्कुल, अगर संपत्ति पाने वाले ही गवाह बन जाए तो कोर्ट को तुरंत शक होगा कि इसने डरा धमका कर या लालच देकर दस्तखत करवाए होंगे। इसका मतलब गवाह हमेशा बाहर का और भरोसेमंद इंसान होना चाहिए। एकदम सही पकड़े आप। गवाह स्वतंत्र होने चाहिए ताकि कल को अगर मामला अदालत में जाए तो वो बेझिझक गवाही दे सकें कि वसीयत उनके सामने बिना किसी दबाव के पूरे होशो हवास में बनाई गई थी। समझ गए। अब यहां मैं एक बहुत बड़े कानूनी बदलाव का जिक्र करना चाहूंगा जिसने आम आदमी की बहुत बड़ी परेशानी को खत्म कर दिया है। ये बदलाव है रिपीलिंग एंड अमेंडिंग एक्ट 2025। अच्छा, 2025 के इस नए कानून में ऐसा क्या बदल गया जिसने सिस्टम की तस्वीर ही बदल दी? पहले के सिस्टम में एक बहुत बड़ी अड़चन थी जिसे प्रोबेट कहा जाता था। प्रोबेट का मतलब था वसीयत होने के बावजूद आपको कोर्ट जाना पड़ता था ताकि जज उस वसीयत पर अपनी वैधता का ठप्पा लगा सकें। मतलब कागज होने के बाद भी परिवार वालों को अदालतों के धक्के खाने पड़ते थे। ये तो बहुत अजीब बात है। बिल्कुल, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता जैसे बड़े शहरों में तो यह अनिवार्य था। आपको कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ती थी, अखबारों में विज्ञापन छपवाना पड़ता था ताकि अगर किसी को आपत्ति हो तो वो सामने आ सके। और इसमें तो काफी समय लगता होगा। समय और पैसा दोनों। अगर कोई आपत्ति नहीं भी करता था ना, तब भी इस पूरी प्रक्रिया में 2 से 3 साल लग जाते थे और वकीलों की भारी फीस चुकानी पड़ती थी। आम आदमी अपने ही हक की चीज के लिए सिस्टम में फंसकर रह जाता था। बाप रे, 2-3 साल सिर्फ ठप्पा लगवाने के लिए? हाँ, लेकिन 2025 के इस नए कानून ने पूरे देश में वसीयत के लिए प्रोबेट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी राहत की बात है। सालों का काम अब महीनों या हफ्तों में हो जाएगा। तो अब प्रक्रिया क्या रह गई है? अब रास्ता बहुत सीधा हो गया है। बस मृत्यु प्रमाण पत्र, वसीयत की एक कॉपी और अपना पहचान पत्र लेकर आप बैंक या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जा सकते हैं और संपत्ति सीधे अपने नाम ट्रांसफर करा सकते हैं। कोर्ट जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सिस्टम ने रास्ता आसान कर दिया, जो कि सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब वसीयत को रजिस्टर कराना भी जरूरी नहीं रहा? मान लीजिए मैंने घर पर बैठकर एक सादे कागज पर वसीयत लिख ली, तो क्या वो पक्की मानी जाएगी? यहाँ बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। देखिए, कानून के हिसाब से वसीयत का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है। एक सादे कागज पर लिखी वसीयत भी पूरी तरह मान्य होती है। अच्छा, मतलब सादा कागज भी चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वसीयत को कोई चुनौती न दे सके तो उसे सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्टर जरूर कराना चाहिए। रजिस्टर कराने से क्या फायदा होता है? जब वसीयत रजिस्टर होती है तो सरकारी कैमरे के सामने गवाहों और वसीयत बनाने वाले की फोटो खींचती है। उनके अंगूठे के निशान लिए जाते हैं। ये इस बात का एकदम पक्का सबूत बन जाता है कि वसीयत असली है। मतलब अपनी ढाल को मजबूत रखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। अच्छा, मान लीजिए वसीयत रजिस्टर भी हो गई, सब पक्का हो गया, क्या फिर भी कोई ऐसा लूप होल या व्यवहारिक गलती है जहां परिवार वाले फंस जाते हैं? लोग अक्सर असल जिंदगी में कहाँ चूक जाते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी और आम गलती है वसीयत बनाकर उसे छुपा देना। छुपा देना? क्यों? कई बार लोग परिवार में क्लेश के डर से वसीयत तो बना लेते हैं, लेकिन उसे तिजोरी या बैंक लॉकर में रखकर किसी को बताते ही नहीं है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। हाँ, ये तो ऐसा हो गया जैसे बुखार की दवा खरीद ली लेकिन खाई नहीं। अगर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वसीयत बनी है तो उसका फायदा ही क्या है? बिल्कुल, यही होता है। इंसान के जाने के बाद परिवार को वसीयत का पता ही नहीं चलता और संपत्ति या तो पुराने नियमों से बढ़ जाती है या कोई और कब्जा कर लेता है और वसीयत तिजोरी में पड़ी रह जाती है। हाँ, सालों बाद जब कोई पुरानी अलमारी खुलती है तब कागज मिलता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसका सबसे सही उपाय ये है कि वसीयत की एक कॉपी अपने वकील के पास सुरक्षित रखें और परिवार के किसी एक समझदार व्यक्ति को जरूर बता दें कि कागज कहाँ रखा है। ये बहुत जरूरी टिप है। और वो जो दूसरा सबसे बड़ा बहाना होता है कि दादाजी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसकी काट क्या है? इस आरोप से बचने का एक बहुत ही स्मार्ट और आज के जमाने का तरीका है मेडिकल सर्टिफिकेट और वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग? जी, जब वसीयत पर दस्तखत हो रहे हों, उसी दिन उसी समय किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट ले लें कि वसीयत बनाने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ है। और वीडियो का क्या रोल है इसमें? क्या मोबाइल से बनाया गया वीडियो कोर्ट में सबूत माना जाता है? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक सबूत के तौर पर यह बहुत मजबूत माना जाता है। वसीयत बनाते समय एक स्पष्ट बिना कट वाला वीडियो रिकॉर्ड करें
जहां वो व्यक्ति खुद कैमरे के सामने ये बोले कि मेरा नाम ये है, आज ये तारीख है और मैं बिना किसी दबाव के अपनी पूरी मर्जी से ये संपत्ति इन्हें दे रहा हूं। क्या बात है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग वाला आइडिया तो एकदम पक्का सबूत है। अगर कल को कोई कोर्ट में झूठ बोलने की कोशिश भी करेगा तो ये वीडियो उस झूठे दावे की हवा निकाल देगा। एकदम सही। ये वीडियो सारे विवाद वहीं खत्म कर देगा। मुझे लगता है कि अगर परिवार में जमीन को लेकर पहले से ही तनाव चल रहा हो तो खुद वसीयत लिखने के बजाय किसी अच्छे वकील से ही ड्राफ्ट करवाना चाहिए, ताकि कोई छोटी सी कानूनी गलती केस को कमजोर न कर दे। मैं भी यही सलाह दूंगा। लेकिन एक सवाल और है मेरे मन में। अगर कोई इतनी चालाकी दिखाए कि पूरी की पूरी नकली वसीयत ही तैयार कर ले, तब हमारा सिस्टम क्या करता है? ऐसा करने वालों के लिए ना कानून में कोई नरमी नहीं है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के तहत, जो कि नया आपराधिक कानून है, फर्जी दस्तावेज बनाना एक बहुत गंभीर अपराध है। इसमें सजा क्या मिलती है? अगर यह साबित हो गया कि वसीयत जाली है, दस्तखत फर्जी हैं या गवाह झूठे हैं, तो इसमें सीधे जेल की सजा और भारी जुर्माना है। ये कोई मामूली धोखाधड़ी नहीं है। ये डर होना भी जरूरी है सिस्टम में। अच्छा, अब उस आखिरी स्थिति पर आते हैं। अगर कोई इंसान बिना वसीयत बनाए ही अचानक दुनिया से चला जाए, तब उसकी संपत्ति का क्या होता है? क्या वो सीधे सरकार के पास चली जाती है? नहीं, संपत्ति इतनी आसानी से समुदाय के पास नहीं जाती। जब कोई बिना वसीयत बनाए गुजर जाता है तो उसे कानूनी भाषा में इंटेस्टेट सक्सेशन कहते हैं। ऐसी स्थिति में संपत्ति सीधे क्लास 1 वारिसों में बराबर बांट दी जाती है। क्लास 1 वारिस मतलब कौन कौन? इसमें व्यक्ति की पत्नी, उसके बच्चे और उसकी माता शामिल होती हैं। और अगर मान लीजिए क्लास 1 वारिसों में से कोई भी जिंदा ना हो या मौजूद ही ना हो, तो कानून हर स्थिति के लिए तैयार है। अगर क्लास 1 वारिस नहीं है तो संपत्ति क्लास 2 वारिसों को जाती है, जिसमें पिता, भाई बहन वगैरह आते हैं। और अगर वो भी ना हो तो? अगर वे भी नहीं है तो कानून परिवार का एक पूरा पेड़ यानी फैमिली ट्री बनाता है और दूर के खून के रिश्तों को खोजता है। कानून संपत्ति को उस व्यक्ति के सबसे करीबी जिंदा रिश्तेदार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। मतलब कानून अपने हिसाब से सब में प्रसाद बांट देगा, फिर चाहे किसी ने आखिरी वक्त में सेवा की हो या उसे मुड़कर भी ना देखा हो। बिल्कुल। इसी अन्याय से बचने के लिए वसीयत बहुत जरूरी है। इस पूरी चर्चा से एक बात तो बहुत साफ हो गई कि कानून का असली मकसद सिर्फ नियम थोपना नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। कानून और इस पूरी व्यवस्था का असली मकसद यही है कि हर व्यक्ति को अपनी मेहनत की कमाई पर पूरा अधिकार मिले और उसके जाने के बाद परिवार में कोई फालतू झगड़ा या कोर्ट कचहरी का चक्कर ना हो। हाँ, लोग अक्सर वसीयत को गलत समझ लेते हैं। वही ना, हमारे समाज में वसीयत मनाने को अक्सर मरने की तैयारी समझ लिया जाता है कि अरे अभी तो हम जिंदा हैं। लेकिन असल में ये कोई मरने की तैयारी नहीं है, बल्कि एक समझदारी भरा फैसला है, ताकि जो संपत्ति आपने जिंदगी भर मेहनत से बनाई है वो सही हाथों में जाए। क्या बात है, बहुत ही गहराई से समझाया आपने इस पूरे तंत्र को। अब जरा सोचिए, जमीन, मकान, दुकान और बैंक बैलेंस की वसीयत तो कागज पर बन गई, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, आपके ईमेल्स, आपके डिजिटल वॉलेट्स और क्लाउड पर रखी हुई बरसों पुरानी डिजिटल फोटोज का क्या? ये वाकई एक बहुत ही नया और गहरा विचार है ना? क्या भविष्य में वसीयत के कागज के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम के पासवर्ड्स भी लिखे जाएंगे? हमारी जो ये डिजिटल संपत्ति है उसका असली वारिस कौन है? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर शायद आज नहीं तो कल हम सबको गंभीरता से सोचना ही पड़ेगा। बिल्कुल, डिजिटल संपत्ति आने वाले समय का सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। इस टॉपिक को समझने के बाद हमेशा की तरह जीबी लीगल माइंड की तरफ से आपके लिए एक सवाल। अगर परिवार का कोई सदस्य सालों से अलग रह रहा हो और अचानक संपत्ति पर हक जताने आ जाए, तो क्या बिना वसीयत के उसे रोकना मुमकिन है? सोचकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मुझे भी कमेंट्स में लोगों की राय का इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए जीबी लीगल माइंड से। यहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जरूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।